बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद मिल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करता हूँ लास्ट लेक्चर जो आपसे मैंने शेयर किया था। इसमें बेसिकली हम टूल्स को अब हमने स्टार्ट कर दिया था, और टूल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो प्रोग्रेस है, अभी तक कितना हो गया, उसको मेजर कर सकें। ठीक है, तो उन टूल में सबसे पहले जो हमने देखा था वो एस कर्व थी। अब एस कर्व क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि इसको एस इसलिए कहते हैं बिकॉज इसकी जो शेप है वो एस की तरफ बन जाती है अगर ये एक्यूरेट बने तो इस वजह से इसको एस कर्व कहते हैं। अब ये यूज़ किस लिए होती है, ये बेसिकली शो करती है कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट आनी है, कितनी लेबर लगेगी और कितना टाइम लगेगा। तो उनमें से कुछ पैरामीटर जो होते हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर शो करते हैं, और कुछ पैरामीटर्स जो हैं उनको वाई एक्सिस के अगेंस्ट शो करते हैं। तो कोई भी कर्व, दुनिया की कोई भी टाइप ऑफ कर्व हो, तो उसमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं कि कुछ पैरामीटर एक्स एक्सिस के ऊपर और कुछ पैरामीटर वाई एक्सिस के ऊपर, और फिर उनके अगेंस्ट हम रिलेशन देखते हैं कि पॉजिटिव जा रहा है रिलेशनशिप, या नेगेटिव जा रहा है, या इक्वल जा रहा है। तो एस कर्व में भी हम बेसिकली यही काम करते हैं, कॉस्ट को, लेबर को और ओवर को हम जो है वो इसमें शो कराते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। तो अब इसकी आगे हमने 3 टाइप्स देखी थी, बेस कर्व, टारगेट कर्व और एक्चुअल कर्व। बेस कर्व मैंने आपको बताया था ये होती है कि इनिशियल जो हम एक अजम्पशन बनाते हैं कि इस हद तक हमारा जाएगा प्रोजेक्ट। फिर होती है टारगेट, और टारगेट में क्या है, जब स्टार्ट हो जाए तो उस वक्त हम देखने लग जाते हैं इसकी प्रोग्रेस अपने बेस लाइन के अगेंस्ट। और एक्चुअल क्या होती है, जो एंड पे हमारे पास कर्व बनकर आती है फाइनल, उसको हम एक्चुअल कर्व कहते हैं। फिर ये इसकी क्वांटिटीज़ हैं जी, हमने कहा था वाई एक्सिस के ऊपर हम किस चीज़ को शो करते हैं, मैन आवर्स को और कॉस्ट को, इनको हम कर्व के ऊपर वाई एक्सिस में शो करते हैं। और बाकी जो है कॉस्ट, उसको फिर हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं। ये फिर डिटेल है जी। बेस लाइन कर्व क्या होती है, बेस लाइन कर्व ये होती है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो एक स्केड्यूल बनाया जाता है जिसमें हम एलोकेशन वगैरह अलॉट करते हैं कि कितने अरसे में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कितना बजट लगेगा। यानी इनिशियल प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले जो हम एक बनाते हैं ना अपना इनिशियल शेड्यूल, उसको हम कहते हैं बेस लाइन। ठीक है जी, ये इसकी डायग्राम थी। इसके बाद थी टारगेट कर्व, और टारगेट कर्व कब होती है, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जब बेस लाइन कर्व एक बार बन जाती है तो वो फिर चेंज नहीं होती। जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं तो वो फिर चेंज नहीं होती। अब अगर हमने चेंजेस करनी है तो वो फिर क्या करेंगे, वो हम टारगेट कर्व में कर लेंगे। बेस लाइन जो होते हैं वो इनिशियल एजम्पशन होता है किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले, और टारगेट क्या होती है, प्रोजेक्ट शुरू हो जाने के दरमियान में। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। फिर इसके बाद होती है एक्चुअल कर्व। अब एक्चुअल आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये फाइनल कंक्लूजन में जो कर्व हमारे पास बन के आती है, जो रिजल्ट हमारे पास यानी आता है, इसको हम कहते हैं एक्चुअल कर्व। इसके ऊपर स्टार्ट डेट, फिनिश डेट वगैरह ये सारा कुछ हम जो है वो शो करवाते हैं। फिर अगर तो दोनों कर्व यानी हमारे जो बेस लाइन कर्व थी और एक्चुअल कर्व थी वो इक्वल आ जाएं तो फिर तो है बड़ी परफेक्ट बात, लेकिन ऐसा कम ही होता है। ठीक है, जो एक्चुअल कर्व होती है ना, इसकी असल में शक्ल होती है एस की तरह, इसको हम कहते हैं एस कर्व। वो जो बेस लाइन और टारगेट है उनकी जो शेप है वो एग्जैक्ट एस की तरह नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एजम्पशंस होती हैं और प्रोजेक्ट अभी चल रहा होता है, तो इसलिए फिर उनकी शेप एग्जैक्ट एस की तरह नहीं होती। अगर हमने एग्जैक्ट एस वाली शेप देखनी है तो वो फिर हमें एक्चुअल कर्व में ही नज़र आती है। फिर ये कट ऑफ डेट हमने देखा था और यहाँ तक। आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, मैन आवर्स वर्सेस टाइम एस कर्व। अब ये मैन आवर, ये चाल क्यों नहीं रहा, अच्छा जी, द मैन आवर्स वर्सेस टाइम कर्व। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, ऐसे प्रोजेक्ट जिनके अंदर लेबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो। ठीक है,
लेबर से मुराद होता है एम्प्लॉयज़, यानी जिस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व है। एक है कि छोटा सा प्रोजेक्ट है तो उसमें एक दो या दो तीन मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं, तो उसमें तो ज़्यादा हमें केयर करने की ज़रूरत नहीं होती कि कितने लोग कितने टाइम से कितने तक काम कर रहे हैं, यानी वो तो हम ऑलरेडी देख लेते हैं, हमें साफ नज़र आ रहा होता है कि एक एम्प्लॉय इतने बजे आ रहा है, इतने बजे जा रहा है और इतना टाइम स्पेंड कर रहा है। लेकिन कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 100, 150, 200 एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो ये जो लेबर है इसका मतलब एक्चुअली एम्प्लॉयज़ ही होता है। तो अगर इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो उस केस में फिर क्या होता है, फिर हम कर्व की हेल्प लेते हैं, फिर हम उसमें बताते हैं, उसी कर्व के ऊपर शो करते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं और वो इतने टाइम के अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इसका मकसद क्या है, आप देखें इनको शो करने का क्या मकसद है, इससे हम अपने प्रोजेक्ट का एस्टीमेट लगाते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं जी 100 एम्प्लॉयज़ हैं और वो रोज़ाना 8 घंटे के लिए काम करेंगे, अगर वो ऐसे करते हैं तो फिर हमारा प्रोजेक्ट 10 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। एस्टीमेट लगाना है ना, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एग्जैक्ट फिगर होगी कि हमारे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी और उसके अगेंस्ट टाइम भी, कि कितने टाइम के लिए कितनी ड्यूरेशन के लिए वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। ये हम देखते हैं मैन आवर और टाइम कर्व में। तो इसको पढ़ भी लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। द मैन आवर्स वर्सेस टाइम कर्व इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द प्रोजेक्ट्स दैट आर लेबर इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव वही मैंने आपको बताया जिसमें ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व हो, उस प्रोजेक्ट के लिए ये ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है। इट शोज़ क्यूमुलेटिव मैन आवर्स एक्सपेंडेड ओवर टाइम फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये क्या शो करता है, ये शो करता है जी कितने लोग कितने घंटे के लिए कितने दिन के लिए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, किसी एक टिपिकल प्रोजेक्ट को हम लेते हैं, ठीक है जी। एज मैन आवर्स आर ए प्रोडक्ट ऑफ मैन पावर एंड वर्किंग आवर्स, these may be adjusted together or individually in an attempt to keep the project on track। वो ये कह रहा है कि मैन आवर्स या मैन पावर एक ही चीज़ है। मैन आवर से मुराद ये है ना कि कोई एक आदमी कितने घंटे के लिए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं हम इसको इक्वली इकट्ठा इसलिए लेते हैं ताकि दोनों तरीक़ों से हम प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर कर सकें या ट्रैक कर सकें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जी मैन आवर वर्सेस टाइम का, यानी हम देखते हैं कितने एम्प्लॉयज़ कितने घंटे के लिए कितनी ड्यूरेशन के लिए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। अगर तो एम्प्लॉयज़ थोड़े हैं तो फिर हमें कोई कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम वैसे ही रिकॉर्ड रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर मैन आवर वर्सेस टाइम की कर्व बनाएंगे। फिर इसी तरह एक और कर्व होती है कॉस्ट वर्सेस टाइम कर्व। अब ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कॉस्ट वर्सेस टाइम में क्या है जी, हम देखेंगे ये जो कर्व है ना, पिछली कर्व में मैंने आपको बताया था कि ये वहाँ पे होती है जहाँ पे लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व हो, मैन आवर्स वर्सेस टाइम की कर्व। लेकिन ये कॉस्ट वर्सेस टाइम की जो कर्व है ये बेसिकली जो लेबर ज़्यादा हो फिर भी इन्वॉल्व होती है, लेबर कम हो फिर भी हम करते हैं, ठीक है जी। और इसका मकसद ये आता है, ये हम बनाते हैं कि मैं ये हम ये बताते हैं, इसमें ये शो करते हैं कि कितनी कॉस्ट कितने टाइम के लिए किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल नया आप बनवाते हैं किसी डेवलपर से, तो उसमें आप ये शो करते हैं कि कितने टाइम के अंदर कितनी कॉस्ट लग जाएगी, यानी 2 दिन के अंदर इसका मॉड्यूल बनेगा, ठीक है जी। 2 दिन के अंदर इसका अगर मॉड्यूल लगा है तो ये 2 दिन टाइम हो गया, और फिर आप ये देखेंगे कि 2 दिन के अंदर कितनी कॉस्ट जो है वो इसके ऊपर लग जाएगी, ठीक है। तो ये रिलेशन बनाने के लिए शो करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट वर्सेस टाइम की कर्व जो है वो उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें फिर 2 चीज़ होती हैं, वैल्यू एंड परसेंटेज कर्व और फिर वैल्यू एस कर्व। ये जो पहली टाइप है ना, इसमें हम एब्सोलूट वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है। अब एब्सोलूट वैल्यू क्या होती है, एक होती है ना राउंडेड वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 13.7 आउट ऑफ 15 या जितने भी,
तो अब 13.7 को टीचर क्या करता है, या 14 कर देता है या फिर 13 कर देता है। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी जो एक एग्जैक्ट फिगर होती है। ठीक है, इसी तरह एक होती है दूसरी राउंडेड वैल्यू। अब वो राउंडेड में वो होती है जो मैंने आपको पहले बताया है 13.7 वाली। तो एस कर्व में बी ग्राफ्ड एज एब्सोल्यूट वैल्यूज़ वर्सेस टाइम और एज परसेंटेज वैल्यूज़ वर्सेस टाइम। तो इसमें बेसिकली ये है कि आपने जब कॉस्ट को इंक्लूड करना है और टाइम को इंक्लूड करना है तो उसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को लेनी है। कितने लोग कितने घंटे के लिए काम करेंगे और कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को लेंगे। इसके बाद है वैल्यू एस कर्व। अब ये किस लिए होती है, ये इसलिए होती है कि हम ये देखते हैं कि आज की डेट तक या फ़लाँ डेट तक कितने मैन आवर्स कंज्यूम हो गए हैं, कितनी कॉस्ट लग गई है और उसके अगेंस्ट कितना काम जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि किस डेट तक कितनी कॉस्ट लग गई है, कितने एम्प्लॉयज़ उसमें इन्वॉल्व हुए हैं और कितने % हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गए। ये चीज़ मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू एस कर्व को लगाते हैं। ये बेसिकली दोनों इसकी टाइप हैं, कॉस्ट वर्सेस टाइम एस कर्व की। तो इन दोनों में आप देख लें कॉस्ट और टाइम दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। अब है जी एस कर्व को यूज़ किस लिए करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको मैनेज करना, कि उसमें रिसोर्सेज को मैनेज करना, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, टाइम को, बजट को, टेक्नोलॉजी को, नॉलेज को, जो भी रिसोर्सेज होते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन सबको एफिशिएंटली मैनेज करना, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, उनमें से एक ये टूल है एस कर्व। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, ये हमें क्या क्या अलाउ करता है। पहला है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। तो ये हम शेयर कर चुके हैं कि कोई प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो गया और कितना रह गया, इसको प्रोग्रेस कहते हैं। आगे होता है प्रोजेक्ट ग्रोथ और कॉन्ट्रैक्शन। अब ग्रोथ क्या होती है कि कितने % प्रोजेक्ट बढ़ रहा है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। इससे मुराद ये है कि आपका प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जो आपने टारगेट रखे थे उसी के अगेंस्ट जा रहा है या उससे कम जा रहा है, आप अंडर बजट हो गए हैं, ओवर बजट हो गए हैं, टाइम आउट ऑफ टाइम जा रहे हैं आप, एम्प्लॉयज़ कम है वगैरह वगैरह। तो ये हम ग्रोथ में देखेंगे। फिर ये हमें बताता है प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा और फिनिश कब होगा। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ ये तो हमें पता होता है, वैसे ही हमें डेट पता होती है। एक्चुअली ये प्रेडिक्शन कर रहा होता है कि प्रोजेक्ट फिनिश कब होगा। एक तो है ना कि आप शुरू में ही डेट सेट कर देते हैं जी 10 अगस्त को शुरू होगा और 10 सितंबर को ख़त्म होगा, लेकिन जब प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं तो दरमियान में एक्चुअली जो रुकावटें आती हैं फिर वहाँ से आपको एक्चुअली पता चलता है इस कर्व के थ्रू कि प्रोजेक्ट कब ख़त्म होगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे हमें इस कर्व जो है वो हेल्पफुल होती है। ये आप पढ़िएगा जी, डिटरमिन प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, यानी कितना प्रोजेक्ट हो गया उसकी प्रोग्रेस को देखना, डिटरमिन करना। अच्छा, स्लिपेज, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी। स्लिपेज क्या होती है। स्लिपेज बेसिकली होता है कि जो आपने प्रोजेक्ट के किसी एक एक्टिविटी का एक स्केड्यूल बनाया है ना, वो उससे कितना डिले हुआ है, यानी कितना लेट हुआ है, इसको हम कहते हैं स्लिपेज। ठीक है जी, यानी आपने ये डिसाइड किया था कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करना 1 दिन में हमने मुकम्मल करना है, ये एक एक्टिविटी है प्रोजेक्ट की, ये आपका बेस लाइन शेड्यूल है, बेसिक शेड्यूल। तो अब अगर वो सॉफ्टवेयर आपका 1 दिन में अपडेट नहीं हुआ तो इसका मतलब है इसमें स्लिपेज आई है, यानी वो डिले हो गया ना, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली स्लिपेज। इसको एग्जैक्टली पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम ए टास्क हैज़ बीन डिलेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल बेस लाइन स्केड्यूल, ये शेड्यूल। ठीक है, यानी कितना टाइम एक टास्क जो है वो अपनी ओरिजिनल बेस लाइन शेड्यूल से लेट हुआ है। द स्लिपेज इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल स्टार्ट और फिनिश डेट। स्टार्ट कब हुआ था, उसकी डेट क्या थी, और फिनिश कब हुआ था, उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है। फॉर ए टास्क एंड द बेस लाइन स्टार्ट और फिनिश डेट, slippage can occur when a baseline plan is set and the actual date subsequently entered or tasks are later than
ये मैं आपको इजी वर्डिंग में समझाता हूँ। ये जो पैराग्राफ है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग बताया है कि वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, 2 सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ करते हैं, MS प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा। तो उनके अंदर आप डेट्स देते हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो वो यहाँ पे वो टेक्निकली समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप जब सॉफ्टवेयर में इंटर करते हैं ना स्टार्ट डेट और फिनिश डेट, तो उसमें फिर डिफरेंस आता है। तो फिर वो आपको बताता है कि आपका टास्क लेटर देन है या लॉन्गर देन है। तो आपने बेसिक इसका कॉन्सेप्ट यही माइंड में रखना है कि ये स्लिपेज होता है अमाउंट ऑफ टाइम जो ओरिजिनल बेस लाइन शेड्यूल से डिले हो गया, यानी कितनी कोई एक्टिविटी लेट हो गई, उसको हम कहते हैं स्लिपेज। फिर इसकी आगे 2 टाइप होती हैं, स्टार्ट और एंड स्लिपेज। स्टार्ट स्लिपेज क्या होती है, जो हम एक इनिशियल एस्टिमेट लगाते हैं ना, ठीक है, एक्चुअल स्टार्ट डेट के प्रोजेक्ट का इनिशियल एस्टिमेट लगाते हैं, अगर प्रोजेक्ट उससे लेट हो बेस लाइन स्टार्ट से, तो इसको हम कहते हैं जी ये स्टार्ट स्लिपेज है। इन अदर वर्ड्स द प्रोजेक्ट या टास्क हैज़ स्टार्टेड लेटर देन प्लान, यानी आपने जो एक डेट स्टार्ट अपना प्लान की थी ना कि इस डेट को आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, अगर प्रोजेक्ट उससे लेट हुआ है तो ये स्टार्ट स्लिपेज कहलाएगी। इसमें एंड का जिक्र नहीं होगा, सिर्फ आपका प्रोजेक्ट अगर आपकी एस्टिमेटेड डेट से लेट स्टार्ट हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, स्टार्ट स्लिपेज। अब इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास रिसोर्सेज आपके नहीं पूरे हुए तो उस वजह से प्रोजेक्ट लेट स्टार्ट हो सकता है। कोई और वजह होगी है, कोरोना वायरस आ गया है, इस वजह से प्रोजेक्ट लेट स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम कहेंगे स्टार्ट स्लिपेज। फिर है फिनिश स्लिपेज। तो जब आपको नाम से ही पता चल रहा है आपके प्रोजेक्ट अगर प्लान डेट से बाद में ख़त्म हुआ है, बाद में फिनिश हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, फिनिश स्लिपेज। तो ये है जी स्लिपेज का कॉन्सेप्ट बेसिकली, कि आपने ये देखना है कि कोई भी एक्टिविटी अपने प्लान टाइम से कितनी जो है वो लेट हुई है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड टूल से रेलिवेंट, जिसमें हमने एस कर्व को पढ़ा है। तो आगे इसी तरह कोई और भी टूल्स आएंगे, उनको भी हम जो है वो फिर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आपको जहाँ से समझ ना आए ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।